हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संविधान के स्रोत या सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी बातें हो रही है भारतीय संविधान के संदर्भ में। जस्ट पहले हमने देखा कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, किस तरीके से संविधान सभा की मांग हुई और किस तरीके से 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित हुआ, तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू कर दिया गया। ये जो संविधान बना था, इस संविधान में आप जानते हैं कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो जब हम स्रोत को पढ़ने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इस 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों के माध्यम से जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया हमारे संविधान के द्वारा, तो ये व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई, किन देशों से ली गई, किन संविधानों से ली गई, स्रोत क्या है, ये व्यवस्थाएं कहाँ से आई। तो इस संदर्भ में जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो हम बात करते हैं पहला भारत शासन अधिनियम 1935। ये पहला स्रोत है जिसकी हम चर्चा करते हैं और इसकी चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि आजादी के समय यही अधिनियम काम कर रहा था, भारत में लागू था। तो अनेक चीजें हमने इससे एडॉप्ट की है। और यहाँ एक चीज मैं और बता दूं कि जैसे हार्डग्रेव है, हार्डग्रेव ने ये कहा है कि लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, उनको या तो सीधे सीधे या थोड़े से मॉडिफिकेशन, थोड़े से परिवर्तन के साथ ले लिया गया है जो 1935 के अधिनियम में थे। आइवर जेनिंग्स ने भी यही कहा है कि डायरेक्टली जो 1950 का संविधान है, भारत का स्वतंत्र भारत का संविधान है, वह 1935 के अधिनियम पर आधारित है। और एक पी.आर. देशमुख हैं, पी.आर. देशमुख ने ये कहा है, पी.आर. देशमुख, इन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया है, 1935 के अधिनियम में वयस्क मताधिकार जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है। तो इस निवेदन के साथ मैं 2-3 पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो ये कि लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का जो हमारे यहाँ ढांचा है, संघ का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो ज्वाइंट लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट है भारतीय संविधान में, ये चीजें हम कहां से लेकर के आए, हम लेकर के आए 1935 के अधिनियम से। दूसरी चीज कि जो न्यायपालिका का ढांचा है हमारा, न्यायपालिका की संरचना है, वह भी कहां से है, 1935 का जो अधिनियम है। और यह ढांचा त्रिस्तरीय, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। उस समय फेडरल कोर्ट कहा जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की त्रिस्तरीय व्यवस्था जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यह कहां की देन है, यह हमारे 1935 के अधिनियम की देन है। और एक और चीज आप कह सकते हैं कि जो आपातकाल है, प्रावधान, ये भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो इमरजेंसी, जुडिशियरी और पब्लिक सर्विस कमीशन के स्रोत के रूप में हम भारत शासन अधिनियम को लेते हैं। दूसरी चीज, और मैं
कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला है हमारे सिस्टम पे वह है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान, ब्रिटेन का संविधान। इसमें क्या क्या है? सबसे पहली चीज जो हमारे सिस्टम का बेस है वो है क्या? संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से आ रहा है? ब्रिटेन से आ रहा है। और न केवल भारत के लिए बल्कि जहां जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका स्रोत ब्रिटेन है। और इसका एक ही मतलब होता है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वह लेजिस्लेचर से जुड़ी होती है, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से जुड़ी होती है। और यह सिस्टम संसदात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। और कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरी चीज, और मैं फिर कहूंगा कि यह पूरे विश्व के लिए उसकी देन है, उसे हम कहते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आप देखेंगे तो हमारे यहाँ अनुच्छेद 14 में दिखाई देगा। विधि के शासन का क्या मतलब है? विधि के शासन का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पे हो, कानून के सामने सभी लोग समान हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़े पद पर क्यों ना हो, भारतीय संदर्भ में कहें तो चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या एक सामान्य नागरिक हो, कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान हैं। तो विधि का शासन ये दूसरी देन है। तीसरी आप कह सकते हैं कि जो विधायी प्रक्रिया है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, कि कोई कानून कैसे पास होगा, ये चीज भी वहीं से ली गई है। और संसदात्मक है तो विधायी प्रक्रिया वहां से आनी थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? इसको एक उदाहरण से समझिए। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहां के प्रांत की भी नागरिकता अमेरिकन नागरिक को होती है और अमेरिका की भी नागरिकता अमेरिकन नागरिक को होती है, दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन हमने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को एडॉप्ट किया और यह हमारी जरूरत थी, इसलिए कि हम विभाजित हुए थे, इसीलिए गुलाम हुए थे। तो अब हम अलग अलग नागरिकता नहीं देना चाहते थे, एक नागरिकता रखना चाहते थे। और एक आखिरी चीज, जो रिट हम डालते हैं और जिसको इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, 226 में हाई कोर्ट के पास है। तो ये जो रिट निकालने की व्यवस्था है व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, यह व्यवस्था भी कहां से आ रही है? यह व्यवस्था आ रही है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये दो मेजर चीज, और आप कहेंगे कि ये दोनों एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत शासन अधिनियम भी कौन लेकर आया था? ब्रिटिश ही लेकर के आए थे। दूसरा जो संविधान है या देश है जिसकी चर्चा हम इस संदर्भ में करेंगे और जिसने हमारे संविधान को प्रभावित किया है, वह है आज की डेट का जो सुपर पावर है, यानी जो तीसरा स्रोत आप कहेंगे वह है यूएसए या अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका से एक तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है और जो अक्सर पूछता है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये चीज हमने अमेरिका से ली और लिखित रूप से मौलिक अधिकारों की जो परंपरा देने की शुरू हुई वह अमेरिकन संविधान से शुरू हुई। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज
कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन शुरुआती जो चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, उसके द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए। दूसरी चीज कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ये चीज भी कहां से आती है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। तीसरी चीज आप कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का पद है, यह भी कहां से आ रहा है? यह भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। और चौथी चीज आप कह सकते हैं कि जो महाभियोग है, जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को और जजेस को, राष्ट्रपति और न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं, उनको हटाने की जो व्यवस्था है, यह चीज भी कहां से ली गई है? अमेरिकन संविधान से ली गई है। चौथा जो स्रोत है और जो मेजर प्रभाव डालता है, मैं कहूंगा कि वह संविधान है कनाडा का। कनाडा अंग्रेजी में इसको कनाडा बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको कनाडा बोलते हैं। उच्चारण की बात नहीं, मेन चीज ये है कि कनाडा ने भी हमारे सिस्टम को बहुत प्रभावित किया। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रभावित है, तो हमारे जो संघीय प्रणाली है वह कनाडा से ज्यादा प्रभावित है। तो पहली जो आप चीज कर सकते हैं कि जो हमारी संघीय प्रणाली है उसका स्रोत क्या है? वह स्रोत है कनाडा का संविधान। दूसरी चीज कि शक्तिशाली केंद्र की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, सेंटर हमारे यहाँ मजबूत है। और यह चीज भी हमने कहां से लिया? ये चीज भी हमने लिया कनाडा से। सेंटर मजबूत क्यों है? क्योंकि जो डिवीजन ऑफ पावर है वह सेंटर के पास शक्तियां ज्यादा है, और प्लस राज्यों और संघ को शक्तियां बांटने के बाद जो अवशेष शक्तियां, रेसिडुअरी पावर है, अवशेष शक्तियां, वह भी किसे दी गई हैं? वह भी केंद्र को दी गई हैं। और यह चीज भी कहां से ली गई है? यह चीज भी ली गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। एक और चीज हमने वहां से अडॉप्ट की है, और वह है राज्यपाल की नियुक्ति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र करता है। ये चीज भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो ब्रिटिश, अमेरिकन और कनाडा, तीन ये संविधान ऐसे हैं जो हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तीसरी एक और चीज है जिसकी हम चर्चा कर लें, वह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास एक अधिकार है, और वह क्या है? परामर्श देना। सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति को जरूरत पड़ती है, वो महसूस होता है कोई विधि का प्रश्न आ गया, सार्वजनिक महत्व का प्रश्न आ गया, तो राष्ट्रपति को संविधान यह अधिकार देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो ये जो व्यवस्था है हमारे संविधान में, ये कहां से है? ये व्यवस्था आई है कनाडा के संविधान से। तो ये तीन मेजर स्रोत हैं। बाकी अन्य भी स्रोत हैं जिसको हमें देखना है, और इसमें जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है या आयरलैंड का संविधान है, उसकी भी हम चर्चा कर ले। और यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसकी चर्चा भारत में खूब होती है, और वह है डीपीएसपी, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहां है? पार्ट 4 में, चौथे पार्ट में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये बड़ी स्पेशल चीज है जो कहां से आ रही है? वह आयरलैंड के संविधान से आ रही है। अब सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व कहते किसको हैं? तो नीति निर्देशक तत्व
एक प्रकार से वे निर्देश हैं जिसको संविधान राज्यों को देता है। राज्यों को क्या है, ये राज्य है, स्टेट पॉलिसी। राज्य के निर्देश यानी संविधान राज्यों को, और जब संविधान राज्य का आता है ना तो उसमें सेंटर भी आता है, उसमें स्टेट भी आते हैं। तो जहां भी पॉलिसी मेकिंग का काम हो रहा है तो उस राज्य को कुछ निर्देशों का पालन करना, संविधान कह रहा है कि आपको ये चीज करनी है। जैसे 44 में क्या है, कॉमन सिविल कोड है, इसका मतलब आपको ये लागू करना है, समान कार्य समान वेतन, ये आपको लागू करना है। आप लागू कर पाए या ना कर पाए, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि स्टेट को ये काम करना है। तो डीपीएसपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप याद रखेंगे। और दूसरी चीज की राज्यसभा में क्या होता है, कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है। राज्यसभा में मनोनयन होता है, राष्ट्रपति आप जानते हैं कि 12 लोगों को मनोनीत करता है। छठा आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो पहली चीज ली गई है वो है समवर्ती सूची। ये आपको याद रखना है। हम हमारे 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची जो है 7th शेड्यूल, उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। केंद्र पर केंद्र, राज्य पे राज्य की विधानसभा है, लेकिन समवर्ती सूची ऐसी है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों में जब क्लैश होता है तो संविधान ये कहता है कि जो सेंटर का कानून है उसको माना जाएगा। इसके साथ साथ एक और व्यवस्था है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में, वह है संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक किसका, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है। कब, जब साधारण विधेयकों के बीच डेडलॉक हो जाता है, वो पास नहीं हो पाते हैं, तो उनको उस अवरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। और यह कहां से ली गई है, यह ली गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कुछ छोटे छोटे और व्यवस्थाएं हैं। 7वां जैसे ले लीजिए फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से हमने 2 चीज, एक तो हमने लिया गणतंत्र का कंसेप्ट, रिपब्लिक। भारत क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो रिपब्लिक का कंसेप्ट आ रहा है, गणतंत्र का, यानी जहां हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं। वंशानुगत हो तो ब्रिटेन में होता है, इसलिए ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ हमारा जो राज्य प्रमुख है वह चुना जाता है, इसलिए हम क्या हैं, गणतंत्र है। दूसरी चीज की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, भातृत्व। ये एक्चुअली जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका एक स्लोगन था और बहुत फेमस हुआ। इस चीज को भी हमने कहां रखा है, प्रस्तावना में रखा है, प्रस्तावना में रखा है। तो ये चीज भी कहां आ रही है, यह चीज आ रही है फ्रांस से। अब उस समय सोवियत संघ था, अब सोवियत संघ नहीं है, जिसको हम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो सोवियत संघ से हमने एक मेजर चीज ली और वह है मौलिक कर्तव्य। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, आप जानते हैं कि इसको 1976 में इंक्लूड किया गया 4थे भाग में 51A के माध्यम से। तो यहां याद रखिए कि मौलिक जो अधिकार हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, मौलिक जो कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ है। दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एनिमी स्टेट थे, तो दोनों से 2 अपोजिट चीजें आ रही हैं। एक तरफ से राइट आ रहा है, दूसरी तरफ से ड्यूटी आ रही है। और दूसरी चीज जो न्याय की कल्पना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रियम्बल में हमने दिया है कि सबको क्या मिलेगा, सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये जो जस्टिस की कल्पना है ना, ये कहां से आई है? सोवियत संघ के संविधान से आई है। तो दो चीजें, स्पेशली आप इस चीज को मौलिक कर्तव्यों वाली बात को आप लोग ज्यादा याद कीजिएगा। एक और संविधान आप ले सकते हैं साउथ अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने जो सबसे मेजर चीज ली वह था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और आपको याद है ये कहां है? यह है 368 में, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो ये हमने कहां से लिया है? यह लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और एक और संविधान जर्मनी से हमने एक स्पेशल चीज ली, और वह लिया कि आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन। जब इमरजेंसी लगती है उस समय फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? स्थगित हो जाते हैं। यह व्यवस्था कहां से आई? जर्मनी से आई। जर्मनी में हिटलर को याद कीजिए और फिर यह व्यवस्था आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि हिटलर के समय में लोगों के मूल अधिकारों पर कहिए कि बहुत कम फोकस था और तानाशाही थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपातकाल की जो व्यवस्था है वह आ रहा है 1935 के अधिनियम से, और आपातकाल में मूल अधिकारों के स्थगन की जो बात है वह आ रही कहां से? वो आ रही है जर्मनी से। और एक आखिरी बात जो आप यहां ले सकते हैं जापान के संविधान की, यहां से आता है कानून की स्थापित प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये हमने लिया जापान से। ये जुडिशियरी से जुड़ा हुआ मसला। इसको इस तरीके से समझिए कि दो चीजें होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया। कानून की उचित प्रक्रिया में देखा जाता है कि न केवल कानून जो बना है वह संविधान के दायरे में हो, बल्कि वह ऐसा कानून हो जिसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि होना ही नहीं चाहिए। तो नैतिकता और मोरालिटी की एंगल से देखता है। ये जो व्यवस्था है कानून की स्थापित प्रक्रिया, उसमें यह देखा जाता है कि विधानसभा ने या संसद ने जो कानून पास किया है क्या यह उसके अधिकार क्षेत्र में था, यानी संविधान के तहत उसको अधिकार था। और दूसरी चीज कि वह कानून बनाने के लिए जो स्थापित प्रक्रिया है क्या उसको फॉलो किया गया है। यदि फॉलो किया गया है तो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वह उचित है। तो ये कुछ दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ विशेष स्रोत थे। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहीं पे आकर के एक आरोप लगता है भारतीय संविधान पे कि भारतीय संविधान उधार का एक थैला है, इट्स अ बैग ऑफ बोरोइंग। जगह जगह से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, जापान से, जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से, आयरलैंड से हमने अनेक चीजें इकट्ठी की, तो ये उधार का एक थैला है। ये चीज उस समय भी उठी थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने एक चीज कही थी कि किसी भी व्यवस्था पर किसी का कोई पेटेंट नहीं है, और हम एक नया संविधान बनाने जा रहे थे, नई शुरुआत करने जा रहे थे। तो हमने ये सोचा कि दुनिया में जहां अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं उसको हम लें, लेकिन ध्यान रखें हमने उन व्यवस्थाओं को अपने समय, जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से मॉडिफाई करके, चेंज करके लागू किया है। एज इट इज हमने किसी के संविधान को कॉपी नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पढ़ते रहिए,
देखते रहिए और यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।